आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट वाला यूनिट हम वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें एक पहला यूनिट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड एडमिशन, फोर्थ रिटायरमेंट, फिफ्थ डेथ। इन पांच यूनिट्स में वो चैप्टर डिवाइड हुआ है पार्टनरशिप वाला। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर करेंगे जो है पहला यूनिट करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स अब मैंने पहले लिख के रख लिया ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। अभी हम ये तो अकाउंट ही कर रहे हैं, हमें इसमें लीगैलिटी लॉ का कोई डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, तो हमें सिर्फ जितना हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके जो जो चीजें ध्यान देनी है उतना ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। सो नाउ पार्टनरशिप की जरूरत क्या है? अगर पूछे तो पार्टनरशिप की जरूरत क्या है? एक सोल ट्रेडर, ठीक है, एक सोल ट्रेडर या अकेला बंदा अगर उसको कोई बिजनेस करना है तो उसके फाइनेंशियल बजट के अंदर अगर बैठता है तो वो तो सोल ट्रेडिंग कहलाता है। लेकिन कुछ अगर ऐसा काम है जो उसके फाइनेंशियल बजट के अंदर नहीं बैठता, ठीक है, तो अगर 2 लोग मिल जाए तो या 3 लोग मिल जाए तो अब 3 लोगों की फाइनेंस को साथ करो तो अब काम होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म की जरूरत, वाई पार्टनरशिप, उसकी जरूरत यह है कि सब पार्टनर्स, सब लोग, क्योंकि अकेले बंदे के पास उतना रिसोर्सेस नहीं रहेगा, इसलिए 2 लोग या 3 लोग, जो जितने भी लोग पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, दे कम टुगेदर, ब्रिंग देयर रिसोर्सेस, इट मे बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल पैसों के माध्यम से वो लोग या तो लेके आए, पुल इन करे, या एसेट्स, फर्नीचर्स, एसेट्स के बेस पे लेके आए, जो भी है रिसोर्सेस इकट्ठा करके बिजनेस कंडक्ट करके वो लोग बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई अकेले बंदे का रिसोर्सेज विल नॉट बी इनफ फॉर द बिजनेस पर्पस। लेकिन अगर वही 2 से 3 से 4 लोग मिलेंगे तो सबके बिजनेस रिसोर्सेज क्लब करेंगे, तो जो अकेला बंदा अभी नहीं कर सकता, सबका अपना अलग अलग रहेगा। लेकिन अभी पार्टनरशिप में लोग वही आते हैं जिनका बिजनेस का आइडियाज मैचेस। ओके, सो वो हमारे रिश्तेदार हो या जो भी हो, जिनको आइडियाज पसंद आते हैं। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि लोग इधर आते हैं और अपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को साथ लाके बिजनेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप की जरूरत यही है कि एक बंदे से ना हो पाए, इसलिए अगर 1 से 2 से 3 हो जाए तो रिसोर्सेज के थ्रू बजट रहेगा तो बिजनेस कर सकता है। ओके, एंड रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ अलग पार्टनरशिप क्या है वो सब समझाने के बजाय मैंने एक डिस्टिंक्शन जो कि आपके बुक में भी है, स्टडी मटेरियल में, पार्टनरशिप और एलएलपी का एक डिस्टिंक्शन कर लिया है। ओके, अभी एलएलपी भी एक्चुअली क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप ओनली। ठीक है, इसलिए एलएलपी को भी लिया है क्योंकि इसमें भी जो है वो पार्टनर ही रहते हैं बाकायदा। लेकिन आपके बुक में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके साथ ही हम अपना स्कोप उतना ही रहेगा, हमें और कहीं नहीं जाना एलएलपी का पूरा पढ़ के, क्योंकि एलएलपी का शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। ठीक है, एलएलपी की फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट डिसाइड करती है कि भाई किस हिसाब से आता है। ओके, वेरएज पार्टनरशिप एक्ट का ऐसा कुछ ये नहीं है सेट ऑफ रूल की ऐसे बनना चाहिए ऐसे बनना चाहिए। जो नॉर्मल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में जैसे सोल ट्रेडर बनाता है वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म, यानी इस एक्ट के अंदर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रहूं या नॉर्मल मेरा पार्टनरशिप रहे, तो मैं अपना जैसे सोल प्रोप्राइटर बनाता है वैसे ही बनाता हूँ। ठीक है, बट वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसमें आ जाता है डिस्टिंक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी लॉ।
कौन से लॉ के अंदर पार्टनरशिप को रजिस्टर करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, एलएलपी की। पार्टनरशिप के लिए एक एलएलपी में ले लो, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जो कि इसको रजिस्टर करता है, ठीक है, और इसको फाइल किया जाता है आरओसी के साथ। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वो एग्रीमेंट ले जाके आप रजिस्टर करते हो, ठीक है। क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो पार्टनरशिप में ये एक्ट कौन से अंदर डील होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरएज एलएलपी अगर मैं बोलूंगा तो वो कौन सा एक्ट के अंदर डील होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ उसको मैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोलता हूं, और जो पार्टनरशिप फॉर्म बोलता है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ उसको मैं एलएलपी बोलता हूं। जो भी नाम उसके आगे एलएलपी रहता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या ऑप्शनल है? अपना इंग्लिश लॉ जो बोलते हैं वो तो कंपल्शन रखता था, ठीक है, बट हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ना 1932 वाला, वो बोलता है कि भाई पार्टनरशिप ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है का मतलब क्या है? जो रजिस्टर कर रहा है वो हो गया रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और जो नहीं रजिस्टर कर रहा है वो हो गया अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ठीक है। जो रजिस्टर कर रहा है वो हो गया रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, जो नहीं कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अभी आप ही देख लो, बहुत सारे पार्टनरशिप है जो रजिस्टर्ड है, बट बहुत सारे अभी जैसे शॉप्स खोल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक जैसे शॉप हो गया, एंटिटी हो गई, छोटा मोटा बना लेते हैं जिसमें वो लोग सिर्फ पार्टनरशिप का डीड बना लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का डीड बन जाता है कि भाई हम इतना जो बात है, या बात ही हो गई, डीड भी नहीं बनी, बात हो गई, लेन हो गई, एनी हाउ एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, आइदर वर्बली और रिटन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया तो वो फॉर्म क्या कहलाएगा? अनरजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में फर्क क्या है वो तो आप लॉ में पढ़ोगे। कुल मिला के क्या है, जो एक बेनिफिट है रहती है ना जो रजिस्टर्ड को मिलेगी इन केस ऑफ लॉ सूट्स वगैरह सब, वो अनरजिस्टर्ड को नहीं मिल सकती, ठीक है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा इधर। अभी वेरएज एलएलपी को क्या है? कंपलसरी करना है रजिस्टर्ड। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तभी कंपनी कहलाएगी, ऐसी कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी बोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एलएलपी बनाने के लिए कंपलसरी है इसका रजिस्ट्रेशन, ओके। क्रिएशन, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। अभी मैंने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तो एज एंड व्हेन एग्रीमेंट हुआ पार्टनरशिप क्रिएट हो गई। वेयर इसमें क्रिएटेड बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको यू विल हैव टू रजिस्टर, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, यू विल हैव टू फाइल द डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना, सब करना। अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय लॉ ने मतलब लॉ के अंदर बनाए कि भाई ऐसे ऐसे हम करेंगे तो वो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगी। जैसे कंपनी के लॉ है इंडियन कंपनीज एक्ट, तब जाके कंपनी बनती है। सिमिलर वाइज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी। सो क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट वेयर एज क्रिएटेड बाय लॉ। सो नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अभी मैक्सिमम 50 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता है, ठीक है। मिनिमम तो 2 चाहिए, नहीं तो अकेला रहेगा तो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। मैक्सिमम 50 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता, वो बोलता है सेक्शन 464। कुल मिला के वो बोलता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद पहले तो 100 था, फिर उसके बाद 50 किया और नया रूल आने के बाद, ठीक है। तो इंडियन कंपनी एक्ट बोलता है कि 50 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, एंड मिनिमम विल बी 2। वेयर एज इन केस ऑफ एलएलपी मिनिमम विल बी 2 एंड मैक्सिमम विल बी नो लिमिट, नो लिमिट, ओके। ओनरशिप क्या है मुझे बताओ। पार्टनरशिप जैसे सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल अलग नहीं है, वैसे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग नहीं है, ओके। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स आर द पार्टनरशिप फर्म, वेयर एज एलएलपी इज नॉट लाइक दैट। एलएलपी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। हाउ कम? सी, जो भी एसेट्स पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे वो पार्टनर ही पूल इन करते हैं, पार्टनर ही पूल इन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पार्टनरशिप फर्म में, मतलब अभी जैसे मेरा एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इसमें मुझे एसेट लेके आना है, तो एसेट किसी एक बंदे के नाम पे रहेगा और वो एसेट फर्म में लेके आएगा और कैपिटल बढ़ा लेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इधर मेरा कहना ये है जो भी एसेट रहेगा वो पार्टनर ओन करेंगे, फर्म नहीं। वेयर इस केस में फर्म ओन करेगा, यानी जब एसेट खरीदेगा तो एलएलपी के नाम पे लिया जाएगा, ओके।
और क्योंकि LLP एंड पार्टनर्स, इन दिस केस LLP एंड पार्टनर्स आर सेपरेट, like company and director, company and shareholder are separate, company and director are separate, company is separate legal entity. It is a artificial person like this, it is also a artificial person. Okay, liability, unlimited liability. ये लाइबिलिटी सेटल करने के लिए आपका घर प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा पार्टनर्स को, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वेयरएज LLP के केस में लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। जितना कैपिटल है उतना तक का हद का ही इसका क्या लाइबिलिटी, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, देयरफॉर लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है क्या? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट स्टेटस मिलता है क्या? दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी LLP को कॉर्पोरेट का स्टेटस मिलता है। जैसे कंपनी एंजॉयज कॉर्पोरेट स्टेटस, same like LLP also enjoys the corporate status, company status, but it's a firm, but it enjoys the company status. Separate legal entity है क्या? नहीं, ये separate नहीं है। Partners and partnership firm is not separate, whereas LLP as well as partner are separate. Perpetual succession है क्या? No. Why no? Because ये continuity नहीं है, इसका एक तो separate legal entity नहीं है, ठीक है? तो अगर किसी पार्टनर को कुछ हुआ तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मेरे और सामने वाले के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, तो जैसे मुझे कुछ हो जाता है और मैं निकल जाता हूं तो एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप खत्म। समझ में आ रहा है? वेयर इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में पार्टनर्स अपनी जगह पे, फर्म LLP अपनी जगह पे, कई पार्टनर आते हैं, कई पार्टनर जाते हैं, लेकिन फर्म की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। बस जो क्राइटेरिया रहता है वो मेंटेन करना चाहिए बस। फिर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, इसमें तो भाई मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसमें समझे दो पार्टनर है, तो एक दूसरे के लिए, दूसरा इसके लिए, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है, और एज अ होल फर्म बढ़ता है। वेयर इसमें सिर्फ फर्म के लिए काम किया जाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर एक्ट एज एन इसमें पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द LLP। ओके, तो ये है एक नॉर्मल ब्रीफिंग है, क्योंकि हमें इसमें डीप में जाना नहीं है। ओके ना, हमें अकाउंटिंग के रिलेटेड जो जो चीजें काम आएंगी वही लॉ से लेके उसी में बात करना है बस। ये तो सिर्फ इंट्रो के लिए मैंने दिया। ओके, तो देख लो। तो अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो उसमें देखो, नॉर्मली जो पार्टनरशिप अकाउंट है ये कोई अलग से कुछ अकाउंट नहीं है। जैसे आप सोल प्रोपराइटर का बनाते हो सेम एज इट इज वैसे ही बनाना है, ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो होंगे कैपिटल में, क्योंकि वहां पे सोल प्रोपराइटर में सिर्फ इंडिविजुअल है, ठीक है। और वेरएज इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में वेरियस पार्टनर रहते हो, सबका अलग अलग कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहला अकाउंट, वी आर लिमिटेड, ठीक है। अपना स्कोप क्या इधर पढ़ने का, सिर्फ हम डील कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, जो है 1932, उसके हिसाब से जो है हम सिर्फ उसी तक सीमित रहेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा स्कोप सिर्फ यही रहेगा। ओके, हमें LLP का अकाउंटिंग वो सब नहीं करना है, ये सिर्फ हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग देख रहे हैं, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। ओके, नाउ सी, सो एज आई सेड, सोल प्रोपराइटर का जैसे रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी कभी आप इसे कंबाइन भी बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है एडिशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। सब कॉमन लग रहा है, सिर्फ इसको और इसको मैंने कुछ एरो देके रखा है, यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। सबसे पहले आते हैं हम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। तो पार्टनरशिप डीड, इधर एब्सेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या है वो मैं बता दूं।
पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट जिसपे 2 or more पर्सन एग्रीड सेट आउट, उन्होंने एक ग्राउंड्स रूल्स सेट किए हैं जिसके हिसाब से बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसके हिसाब से उनमें उनका नाम रहेगा, बिजनेस कौन सा कंडक्ट किया जाएगा वो रहेगा, सैलरी कितना दिया जाएगा वो रहेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन है कि नहीं वो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, और कौन सा बिजनेस है, किसके पास पावर है, कौन साइन करेगा, कौन अथॉरिटी किसके पास है डॉक्यूमेंट साइन करने की, लाइबिलिटी क्या है वगैरह, सब 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 उसमें मतलब A to Z जो भी ग्राउंड्स रखने हैं कि इस बेसिस के ऊपर हम बिजनेस करेंगे, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, उन्हें कहते हैं पार्टनरशिप डीड, उसे कहते हैं जहां पे भी ये टर्म कंडीशन एक दूसरे के टू कंडक्ट द बिजनेस लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं आप पार्टनरशिप डीड, एंड इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, समझ गया ना। तो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और उनके बीच में कैसे प्रॉफिट को शेयर करें, किसको कितना सैलरी देना है, कमीशन देना है कि नहीं देना है, सो पहले बिजनेस कंडक्ट, फिर उनमें कैसे उस प्रॉफिट्स को या और क्या क्या एक दूसरे को वो ले सकते नहीं ले सकते वगैरह, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप डीड में रहता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड आप उसे कहते हैं, इट्स एन एग्रीमेंट, ओके। सो अगर समझो ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया हाँ ऐसा ऐसा है और काम चालू कर दिया, ठीक है। सो योर पार्टनरशिप डीड इज लिटरली साइलेंट ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। सो अगर इन द एब्सेंस ऑफ सच अ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट नो पार्टनर हैव द राइट टू रिसीव द सैलरी, कोई भी पार्टनर के पास राइट नहीं रहेगा सैलरी रिसीव करने का। सो अगर समझो मैं ए हूं, सामने वाला बी है, हम पार्टनर है, तो हम झगड़ नहीं सकते कि नहीं 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 मुझे सैलरी भी मिलना चाहिए, और डीड तो है नहीं सैलरी भी मिलना चाहिए। अगर दोनों एग्रीड हो गए तो अलग बात है, हाँ ले ले भाई सैलरी, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन जहाँ पे ये चल रहा है कि प्रॉब्लम चल रहा है, वो एग्री नहीं कर रहा, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, जो भी है एग्रीमेंट नहीं है, ओके, और डीड भी नहीं है लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ रहता तो बता सकते कि ये देखो लिखा है करके मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, बट ऐसा कोई डीड भी नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनर को, नो पार्टनर हैव द राइट टू सैलरी, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट टू बी एलोकेटेड टू पार्टनर। अभी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एलोकेटेड टू पार्टनर। सो जो भी कैपिटल पार्टनर्स बिजनेस में लेके आए उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डीडी नहीं है, कितना दे कैसे पता चलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग क्या है, जो विड्रॉ करता है पार्टनर बिजनेस से उस पे भी, और पार्टनर को उस पर लाइबिलिटी बनती है कि उसको देना चाहिए बिजनेस को, फर्म को, तो उसमें भी कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि आप इंटरेस्ट यहाँ कैपिटल पे दे नहीं रहे, तो इंटरेस्ट चार्ज कैसे करोगे ड्रॉइंग पे, इंटरेस्ट भी आप चार्ज नहीं कर सकते। फिर अगर समझो किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसको दिया है, फर्म को दिया है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो इंटरेस्ट कितना लगा सकते हैं, 6% ऑन द पार्टनर्स लोन, 6%। तो इसका मतलब अगर मेरा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, और मैंने एज अ पार्टनर फर्म को लोन दिया है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं 12% इंटरेस्ट लगाऊंगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 12% इज ऑफ नो रेलेवेंस, यू विल हैव टू पे ओनली 6% ऑन पार्टनर्स लोन। सिर्फ 6% आप दोगे, 10% भले वो मांग रहे बट पार्टनरशिप डीड तो नहीं, ठीक है। अब ये सब क्या है, जहां पे भी मतलब सी एक्चुअली इसका मतलब क्या पता है, ये झगड़ा कम करने के लिए। इससे क्या है, एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट तो है नहीं, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। हाँ, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, जो भी कमाओगे इक्वली शेयर कर लो।
अभी एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, सिर्फ झगड़ा कम करने के लिए कि भाई फिर को तुम एक बोलोगे ऐसे तो कोई पार्टनरशिप टिकेगा ही नहीं। तो इनकेस पहले तो तुम डीड बना लो, और अगर अभी जो भी रीजन हो तुमने डीड नहीं बनाई है तो यू हैव टू फॉलो दिस सेट ऑफ क्राइटेरिया। नो सैलरी और नो कमीशन वगैरह, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज एट 6%। कौन सा लोन? जो पार्टनर देगा पार्टनरशिप फर्म को, यानी फर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को, समझ गए? वो कितना? 6%। और प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, तो चलो एक बार देख लो उसे। ठीक है, इट्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नाउ अब हम फिर से आ जाता है अकाउंटिंग की तरफ। यू नो ट्रेडिंग, यू नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वेर यू चार्ज एवरीथिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये डिडक्ट होना ही है, भले आपके पास पैसे नए हैं आपको देना ही है। ओके, फिर आता है आपका अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन जहां पे द प्रॉफिट जो आपने कमाए हैं, ठीक है, बाय डूइंग बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? जो प्रॉफिट आपने कमाए हैं बाय डूइंग द बिजनेस, तो जो अभी प्रॉफिट आ गया है उसमें से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन किया है, किसमें? पार्टनरशिप डीड में। ओके, कंडीशन जो ले डाउन किया पार्टनरशिप डीड में, या अभी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये फॉलो करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो भी दिया है, जैसे कि पार्टनरशिप में डीड में दिया कि भाई इंटरेस्ट आपको पे करना है, सैलरी पे करना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है वगैरह सब, तो वो सारी चीजें कहाँ पे आप अकाउंटिंग करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करोगे, बिकॉज दिस इज बिलो द लाइन। बिलो द लाइन आइटम यूज करना इधर सही नहीं है। दिस इज नॉट बिजनेस रिलेटेड, दिस इज आफ्टर बिजनेस विच यू गॉट द प्रॉफिट। उसमें से अभी हम पार्टनर को इतना दे रहे हैं, इसको इतना दे रहे हैं, और फिर तो उसमें से देखो एडजस्टमेंट ऑफ कंडीशन स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड इफ एनी और नॉट। और नॉट इसलिए लिखा है कि अगर डीड नहीं है तो भी आपको ये तो फॉलो करना ही है, और ये भी आप किधर करोगे? यहाँ पे करोगे। हाँ, उस केस में आप सैलरी नहीं दोगे, कमीशन नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, ड्रॉइंग नहीं दोगे, लेकिन ट्रांसफर कुछ करना है रिजर्व्स में, कुछ फर्म को रिजर्व रखना है तो उसमें जाएगा, और प्रॉफिट शेयर इक्वली तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वो सब किधर करोगे? अप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है? अप्रोप्रिएशन। सो अप्रोप्रिएशन तब से बोल रहा हूं, तो होगा क्या वो मैं आगे इसके बाद वाले इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट एज कंडीशन स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में अगर मैंने बोला है कि सैलरी देना है, डीड में बोला है, मैं नहीं बोल रहा, डीड में बोला है सैलरी देना है सो एंड सो पार्टनर को, तो आप क्या करोगे? सैलरी दोगे। ठीक है, ये सैलरी किधर जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगी। और दूसरा इफेक्ट पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अकाउंटिंग कैसे होगा वो मैं आगे इसमें बोलूंगा। ठीक है, कमीशन अगर देना है तो आप कमीशन भी दोगे, एंट्री इसमें डालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसका भी एंट्री बुकिंग इसमें होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाके बुक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बुक करोगे। ड्रॉइंग भी देना है तो इसमें बुक होगा, रिजर्व्स करना है तो यहाँ से जाएगा, एंड ट्रांसफर जो भी बचता है, जो भी कुछ बचता है वो पार्टनर्स को चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने ब्रीफली बोला है, अकाउंटिंग ट्रिक में मैं जनरल एंट्रीज बताऊंगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और नाउ कैपिटल अकाउंट आपने सोल प्रोप्राइटर का देखा था कि भाई कैपिटल अकाउंट बस खत्म, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दो है, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जब इनिशियली आपका जो फर्म बना था, ठीक है, फर्म बना था तब आपने जो कैपिटल बिजनेस में लेके आए, प्लस उसके बाद भी बिजनेस में जो आप कैपिटल के तौर पर पैसा लेके आए, ओके, वो सारी चीजें, बस वही चीजें फिक्स कैपिटल में आती है। सो कैपिटल के तौर पे जो भी पैसा आप बिजनेस में लेके आते हो वही यहाँ पे दिखेगा। प्लस अगर आप कैपिटल विड्रॉ ड्रॉइंग नहीं बोला, कैपिटल भी कभी कभी विड्रॉ कर लेते हैं कि भाई कैपिटल ज्यादा मैं अपना विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है,
तो विड्रॉ आप कैश में कर लो या एसेट लेके चले जाओ, जो भी सेंस में करो, तब इधर से कम होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम. When it will change, either when capital is added or capital is reduced. At that point of time only it will change. Otherwise it will remain same. That means profit जो सब आ रहा है वो किधर जा रहा है? Profit जो सब आ रहा है वो किधर जा रहा है? तो इसमें आ जाता है एक कैपिटल अकाउंट बनेगा आपका, जो हमेशा सेम रहेगा, उसमें आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे. सारे एडजस्टमेंट किधर करोगे? करंट अकाउंट. किधर करोगे? करंट अकाउंट में. अभी मेरे एडजस्टमेंट से मतलब है सैलरी मिला इसमें डालोगे, कमीशन मिला इसमें डालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है इसमें डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें इससे चार्ज करोगे. ठीक है. और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, अगर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बचता करके नहीं बोलो, लॉस हो या प्रॉफिट हो जो भी किधर डालोगे इसमें डालोगे, इसको नहीं छेड़ोगे. ये चेंज कब होगा? जब आप कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहे या कैपिटल बिजनेस से लेके जा रहे हो, बस तभी चेंज होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम. ओके, इट विल चेंज, इट विल फ्लक्चुएट. दिस थिंग, ऑल द एडजस्टमेंट विल बी डन इन करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, नाउ अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. नाउ इफ यू जॉइन दिस बोथ, इट विल बिकम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. यानी इसमें जो कैपिटल आता है उसका एडजस्टमेंट रहेगा, जो कैपिटल एडिशन कर रहे हो उसका एडजस्टमेंट रहेगा, जो कैपिटल का डिलीशन कर रहे हो उसका एडजस्टमेंट रहेगा, सैलरी दे रहे हो इसी में एडजस्ट होगा. करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट, नो करंट अकाउंट. ओके, जो भी एडजस्टमेंट है इसी में होगा ये सारा. ठीक है. सो हमने अकाउंट्स वाइज जो हम डील करेंगे वो इनसे डील करेंगे, बस यही बनाना है हमें. बिजनेस के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट बचता है उसको बांटने के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन, फिर बांट के जो वो चीजें जहां पे जाती है तो बिजनेस से बैलेंस शीट और कैपिटल. ठीक है. तो कैपिटल अगर अलग से पूछे, अलग बनाना है, अलग बनाए तो बेहतर है, बना के हम वर्किंग नोट के थ्रू बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस डाल सकते हैं, और बाकी बैलेंस शीट तो पता है आपको, एसेट एंड लायबिलिटी. ओके, ठीक है ना. तो आप सोच रहे होंगे अच्छा कैपिटल भी एक अलग ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन में पूछते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो भी उसका बैलेंस बचता है क्लोज करके आप बैलेंस शीट में दिखाते हो कि सो एंड सो का ये. तो जैसे हम बैलेंस शीट के फेस में बनाते हैं ना, कैपिटल, ओपनिंग, ड्रॉइंग सब. ओके ना. दैट विल भी आप अकाउंट के बेस पे भी बना सकते हो या बैलेंस शीट में वैसे एडजस्ट कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है. ठीक है. बट अगर क्वेश्चन में पूछा है तो, क्योंकि पार्टनरशिप पूछा तो कैपिटल का हम अलग से बनाते हैं. खैर वो आगे देखेंगे, इधर वो सब का मिक्सअप मत करो. तो बैलेंस शीट ये आपका अकाउंटिंग ये है, और इसको आपको ठीक से याद रखना. ओके, तो आप देखो. या सो अकाउंटिंग एंट्रीज, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं है जैसे हम कंसाइनमेंट वगैरह सब में देखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ओके, सारा ट्रांजैक्शन किया, नेट प्रॉफिट आया. ठीक है. तो एंट्री क्या मारते थे पहले, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. यहां पे ऐसे नहीं होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके. यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट लिखोगे, और अगर लॉस है तो आपका क्रेडिट साइड में रहेगा, लॉस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. अभी ट्रांसफर हो रहा है तो क्या एंट्री क्या गिर रही है, व्हेन प्रॉफिट इज ट्रांसफर
P&L appropriation. P&L अप्रोप्रिएशन में जब ट्रांसफर हो रहा है तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री क्या मार रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? यहां से उठा के इधर डाल दिया तो एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस रहेगा, इन केस ऑफ लॉस, ये प्रॉफिट के केस में, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर के बाद जैसे मैंने कहा था कि भाई इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, या शेयर प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में वगैरह जो भी हो, ठीक है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या ट्रांसफर टू रिजर्व करना हो, तो अल्टीमेटली क्या है, अगर जा रहा है या बांट रहे हो तो डेबिट करोगे, और अगर आ रहा है तो क्रेडिट करोगे। अब जाता क्या है? जाता है सैलरी पार्टनर को, जाता है आपका कमीशन पार्टनर को, जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप ट्रांसफर टू रिजर्व करते हुए जा रहे हैं, रिजर्व में चला जा रहा है तो ट्रांसफर टू रिजर्व, और अगर पार्टनर्स को ही दे दोगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल। आता क्या बिजनेस में? अब एक्चुअल देखा जाए बिजनेस में ऐसा कोई मैं नहीं बोल रहा, बट एंट्री वाइज, ठीक है ना। और आता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, जो मैंने पढ़ा अब तक में। ठीक है, तो जैसे ये इनकम है, इनकम मतलब उस तरीके से इनकम नहीं, बट इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो जो भी लोन दिए, जो भी ड्रॉइंग है। ओके, सो ये किस में हो रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन में। सो यही जो प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट को आप बांटोगे सैलरी में, इस प्रॉफिट को बांटोगे कमीशन के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कुछ रिजर्व्स रखना है तो रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे, और बचा क्या हुआ? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे इन द सेंस, पार्टनर कैपिटल को जो भी पैसा दोगे तो पार्टनर कैपिटल में दिखाएगा ना। ठीक है, पार्टनर्स को जो भी पैसा दोगे पार्टनर कैपिटल में दिखाएगा, या तो करंट में दिखाएगा। ओके, उसमें चला जाएगा। तो सैलरी पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जाएगा, कमीशन पार्टनर कैपिटल में या करंट में जाएगा, इंटरेस्ट भी रिजर्व का तो अलग से रिजर्व रहेगा, और जो शेयर डिवाइड करोगे वो। और अगर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज कर रहे हो तो वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो आपने 11th-12th में किया होगा, ये एक रिवीजन टाइप ही है जो हम अभी फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, तो इसमें अकाउंटिंग एंट्री एज सच की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और बस इतना ही, ये देख लो। चलो, P&L अप्रोप्रिएशन का देख लिया ना, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि वो और क्लियर हो जाए। चलो, तो A and B, क्वेश्चन नंबर 1, A and B start business on 1st of January 2016.
with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum. The remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. During the year, A withdraw rupees 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. Give journal entry relating to the division of profit. Relating to the division of profit. अभी ये सम ना एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये कोई फुल फ्लेज सम नहीं है, यही सेम सम आगे भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। तो पहले तो वो पूछ रहे क्या, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, हम साथ में सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। एंड फोर्थ भी है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 एंड 4 तीनों साथ में करेंगे, तीनों साथ में करेंगे, ठीक है। पहले जर्नल से स्टार्ट करेंगे, फिर आप अप्रोप्रिएशन बनाओगे, उसके बाद आप उसके बाद क्या करोगे, फिर हम जो भी आगे क्वेश्चन में बोला, तो पढ़ा भी नहीं है तो कैसे पता चलेगा आपको। एनीवे, सो ये लोग ने सिर्फ इतना पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सिर्फ पूरा वो लोग ने एंट्री नहीं पूछी, सबकी जर्नल एंट्री नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ बोला है कि जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो भले मैं साथ में करा रहा हूं, लेकिन मैं नंबर लिख के कराऊंगा कि ये इट बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 1, इट बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट हम बात करेंगे, साथ में करने का मतलब सब एक ही साथ नहीं, एक एक करके। तो पहला आप आएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, बट सारे क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 सेम ही, ठीक है। तो फर्स्ट में वो लोग ने पूछा है कि गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो देखो, in the books of dash journal entries, ठीक है। कब का बोले, जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस, ओके। तो सबसे पहले तो ये लोग क्या है, प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला कि सब कैपिटल लाया 30,000 20,000 कब, जनवरी 1, 2016 को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डीड बोलते हैं कि बी इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 500, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 and interest to be allowed in capital at the rate 6% per annum. The remaining profit are to be adjusted amongst the partnership in the ratio of 5:3. During 2016 the firm earned a profit before charging. तो मैं सेम से क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला, उसके हिसाब से करते हैं। प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में बताया कितना, 25,000। कितना आया है, देखो 4th लाइन में बोला है, बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रुपीज 25,000। तो 25,000 क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो कब होगा, 31st को होगा,
क्योंकि ईयर एंड ही बोला है लोग ने ना, ड्यूरिंग 2016 बोला तो ईयर एंड ही है, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट हुआ तो ईयर एंड 31st कैलेंडर ईयर फॉलो, 31 दिसंबर 2016 ले लो, ठीक है। क्या एंट्री आएगा, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा है, तो एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक्चुअल में देखा जाए उसने तो सिर्फ उसने जर्नल एंट्री सबकी नहीं बोले, उसने बोला सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का जर्नल एंट्री दो मुझे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का जर्नल एंट्री दो, लेकिन मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 25,000, ओके। बीइंग प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ओके। फिर अब आपका क्या आ गया, 25,000 का प्रॉफिट आ गया, उसमें से वो बोल रहा है कि भाई पहले तो बोल रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। कौन, बी। क्या मिलेगा, सैलरी कितना, 5,000 बोल दिया, 500 पर मंथ। पर मंथ मतलब ईयरली कितना हुआ, 500 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 6,000, करेक्ट ना, 6,000। अब मैंने ईयरली इसलिए किया क्योंकि वो मंथली डिटेल है, मंथली डिटेल है, बट मुझे क्या करना है, ईयरली बेसिस पे डालना है, करेक्ट ना। वो तो मंथली बोला है, पूरे साल का कितना हुआ तो पूरे साल का ही मैं ट्रांसफर करूंगा ना, करेक्ट। तो अभी ट्रांसफर कैसे करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से करूंगा। तो जैसे सैलरी आप चार्ज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस को, तो क्या एंट्री में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, डेबिट साइड में आता है सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सिमिलर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। नहीं, सैलरी अकाउंट नहीं, दिस इज द टर्म कंडीशन, ओके, विच आर लेड डाउन इन द डीड, ठीक है ना। और ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट जो बचे उसमें से अभी ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द बेसिस ऑफ सैलरी। ये एक्चुअली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इन द बेसिस ऑफ क्या पर, सैलरी। तो क्या आएगा, किसमें जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सैलरी करके नहीं, किसको दे रहे हो आप, वो पार्टनर को दे रहे हो, तो वो पार्टनर का अकाउंट और क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्या है, जो फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड दैट पार्टनर, पहले वो 30,000 लेके आया था, तो फर्म को कभी ना कभी देना ही है, या फर्म की लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट कर रखा था, अब और उसमें ऐड कर रहे तो और क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। कितने से, 500 इंटू 12 कितना आया, 6,000, ओके। 6,000 कितना है, 6,000। एक सेकंड, बारिश का एको सुनाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा बेयर कर लो क्योंकि बारिश को तो कैसे अभी, ठीक है। 6,000 नाउ फिर वो बोलता है कि भाई इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम, ठीक है। सो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे हम और डिस्कशन करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी आपका कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम, और ड्यूरिंग द पीरियड जो भी अगर एडलेस हुआ है तो उनको भी कंसिडर करेंगे, बट इसमें तो वो नहीं हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ए का ओपनिंग कैपिटल है 30,000 इंटू कितना परसेंट, 6%, तो कितना आता है 1800, और बी का कैपिटल कितना है 20,000, उस पे 6% तो 1200। तो फिर से अभी आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कौन से रूप में, इंटरेस्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ओके, कितने से हमें पता नहीं, टू किस पार्टनर को दूंगा, ए को दूंगा और बी को भी दूंगा, तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल, इधर पहले कैलकुलेशन भी दिखा दूं, कितना 30,000 इंटू 6% टू बी कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 इंटू 6%, 20,000 इंटू 6%। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ था 25,000 से, अब उसमें से रिड्यूस होते जा रहा है, एक डेबिट हो गया 6,000, यानी इसमें से 6,000 कम हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट भी दो, तो इस पे आता है 1800, इस पे आता है 1200, दोनों का ऐड करोगे तो 3,000। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। मैंने जर्नल नहीं दिया है, जर्नल भी देना चाहिए, रुको, बीइंग सैलरी टू बी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये करने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है आपको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। अभी वहां पे ड्रॉविंग का कुछ बोला है क्या, ड्रॉविंग का बोला है, लेकिन ड्रॉविंग का मैं अप्रोप्रिएशन में कुछ नहीं करूंगा। ड्रॉविंग का तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी, ड्रॉविंग का कोई भी ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन में होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन में होगा, लेकिन ड्रॉविंग का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री, इधर एंट्री मारूं मैं, ये जगह कम पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री मारता हूं, ओके ना। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज 31 दिसंबर 2016। अब आप क्या कर रहे हो, जो भी जितना भी प्रॉफिट बचा है उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में, इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट किया था 25,000, उसके बाद डेबिट किया 6,000, तो 25 में से 6 कम हो गया, कितना बचा 19,000, उसके बाद फिर डेबिट किया 3,000 से, अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया ना 3,000 से, तो अब कितना बचा 16,000, कितना बचा 16,000। तो फिर से डेबिट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 16,000 है, 16,000 है, 5:3 का रेशियो है, कितना है 5:3, दोनों को ऐड कर लूंगा तो होता है 8, और इसका शेयर कितना है 5, तो कितना आएगा 10,000। ओके, फिर टू बीज कैपिटल
16,000 डिवाइड बाय 8, इसका शेयर 3, तो कितना आएगा 6,000 बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3, इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो अल्टीमेटली हमने इधर देखा क्या है, ये हो गया आपके जर्नल एंट्री। हमने इधर देखा कि भाई प्रॉफिट मेरे पास 25,000 थे, उसमें से सैलरी दे दो, दे दिया। फिर बोला कि भाई इंटरेस्ट दे दो, दे दिया। फिर बोला कि भाई जो भी बचा पार्टनर्स को बांट दो, बांट दिया। ठीक है, बस यही देखा हमने। समझ में आ रहा है? तो अप्रोप्रिएशन क्या करता है, नॉर्मल जो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस, जो चार्ज एक्सपेंस है, जो कि करना ही है, ठीक है, अगर अप्रूव और अराइज हुआ है तो उसको चार्ज करना ही है, वो सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। बट ये अप्रोप्रिएट करता है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप शेयर करते हो बेस्ड ऑन दीज ऑल थिंग्स, बेस्ड ऑन सैलरी के बेसिस पे आप शेयर करो, या कमीशन के बेस पे करो, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे करो, या नॉर्मल पूरा का पूरा डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो देख लो। ये जो चीज है बस समझाने के लिए बताया, फॉर यू, मेन आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, या तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया अप्रोप्रिएशन का। ठीक है, जर्नल एंट्री वाइज। अब हम उसी को लेजर फॉर्म में करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से पढ़ते हैं। A and B start business on 1st January 2016 with capital, question number 3, with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest to be allowed on opening capital. क्योंकि उन्होंने अभी एक्चुअल में अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसा क्या वो बताया नहीं, इसलिए इसमें क्लियर कर दे दिया। ओपनिंग कैपिटल पे 6% लगाना है। Remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest amounting to 25,000. तो 25,000 का जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एज वेल एज बिफोर चार्जिंग सैलरी है, यानी नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ड्यूरिंग ए ईयर A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब देखो, अप्रोप्रिएशन में मैंने बोला था कि ड्रॉइंग से कोई लेना देना नहीं है हमें अप्रोप्रिएशन में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात की थी। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात की थी और ड्रॉइंग भी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का तो मैंने कोई एंट्री मारा ही नहीं था अप्रोप्रिएशन में। वो इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है वो कोई रेट हमें दिया नहीं। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है उतना पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, और ना ही इस क्वेश्चन में देगी, क्वेश्चन तो सेम ही है। इसीलिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर वो रेट देता या क्या रेट देता, कुछ देता, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है वो आगे मैं कॉन्सेप्ट लेने वाला, तो मैं वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे। ओके, इंटरेस्ट बोला ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ओके, अब आप क्या बनाओगे, बुक्स तो कुछ है नहीं, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st of December 2016। ठीक है, बताओ डेट लिखना है इसमें,
particulars rupees particulars rupees debit credit। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री मारी थी, याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आया है। कितना आया है, 25,000 का नेट प्रॉफिट आया। वही प्रॉफिट बोला ना, बिफोर सैलरी देने से और इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट है ये 25,000। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 2, ठीक है, बी को सैलरी दी। किसको, बी को दी ना, बी को दी। तो एंट्री क्या हमारा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, सैलरी है, ठीक है। कितना दिया है, 6,000 दिया है। ओके, फिर उसके बाद क्या आपने किया, आपने फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया। क्या दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो एज कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट कितना, 1800 टू बीज कैपिटल क्या है, ये इंटरेस्ट कितना दिया है, 1200। ये हो गया इंटरेस्ट। अब बोला था कि जो भी प्रॉफिट बचता है उसको 5:3 के रेशियो में आप क्या कर दो, बांट दो। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली आप पीएनएल से कर देते थे वो आप यहाँ पे करोगे। तो कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, $25,000 डेबिट क्रेडिट ऐड किया, 25,000 क्रेडिट साइड का टोटल लिया, वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अभी टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ठीक है। ए बी का मतलब लिखने का मतलब यही है, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। ए को कितना जा रहा है, 10,000, बी को कितना जा रहा है, 6,000। ओके, क्यों, ये कैसे पता चला, इसको इससे ऐड लेस करो। वैसे भी हमने पिछले इसमें जर्नल एंट्री मारी थी इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आप क्या करोगे, 25,000 में से पहले माइनस करो, 25,000 माइनस 6,000 minus 1800 minus 1200 will give you 16,000, 10,000 and 6,000 in the basis of ratio, ठीक है। अब रेशियो तो पता है ना, कैसे निकाला, ए का 16,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ओके, एंड बी का 16,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 3। तो कितना आता है, 16,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5 करोगे तो 10,000 और इसका 6,000। क्यों, क्योंकि 5:3 रेशियो दिया। बस यही अप्रोप्रिएशन आपको। अभी हम इधर ड्रॉइंग भी डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता, ठीक है। तो कैसे डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो इनकम हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो आप क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पे इनकम यहाँ डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करके, ठीक है। ओके, ठीक है ना, देखो
तो मैं मिटा रहा हूं अभी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इज जर्नल, थर्ड वन इज योर अप्रोप्रिएशन का लेजर, एंड नाउ फोर्थ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें। तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी। क्या बनाना है? ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो कैसे बना है? पूरा एक में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, is कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इज कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, ओके, डेबिट, क्रेडिट, सेम, 20 कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ओके, लेजर बन गया। चलो अब उठा के डालना ही है हमें। तो क्वेश्चन में पहले बोला था कि 1 जनवरी 2016 में पार्टनर से कैपिटल आया था। कितना आया था? अभी वो बैलेंस नहीं बोला, वो लोग ने बोला है स्टार्ट द बिजनेस। तो मतलब 1 जनवरी को स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया मतलब पैसे लाए होंगे। ओके, पैसे लाए होंगे। तो 1 जनवरी 2016, ठीक है, पैसे लाए हैं। पैसे लाए तो एंट्री क्या मारते हो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू, सो बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 30,000 ए ने लाया था 1 जन 2016 को, बाय कैश और बैंक अकाउंट 20,000 बी ने लाया था। तो ए ने 30,000 और बी ने 20,000 लाया था। कैश और बैंक डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो क्या कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी। तो अप्रोप्रिएशन से सैलरी दिया था तो एंट्री क्या मारा था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किसको मिला था? इसको मिला था, बी को। सो कब मिला? 31 दिसंबर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आया है? सैलरी मिली थी। कितनी मिली? 5,000 मिला। करेक्ट ना? कितना मिला? 5,000 मिला। ओके, तो आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे भी लिख सकते हो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सैलरी आया 5,000 रुपीज इनर कॉलम में, क्योंकि फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट भी डाल सकते हो। ओके, देन फिर क्या पूछ रहा है वो? इंटरेस्ट मिला।
कितना मिला 1800 ए को मिला, 1200 बी को मिला। ठीक है, सो 31st of December 2016 by profit and loss appropriation अकाउंट क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना आया? 1800 रुपए। और इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 1200 रुपए। ओके, कितना आया? 1200 रुपए। ट्रांसफर कर दिया तो अब कितना बचा? टोटल इसका 6200, उनका तो 1800 हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट बचता है वो 5:3 रेशियो में क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। ठीक है, 5:3 रेशियो में डिवाइड कर दो। तो एंट्री क्या हमारा था 31 दिसंबर को? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट कितना किया था? 10,000 से किया था। ये क्या है? 5/8 शेयर है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख सकते। ये क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 5:8। ओके, वेयर इनका क्या था? 31st of December 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन सा? कितना शेयर? 3:8 का शेयर है इनका। और कितना अमाउंट था? 6000। ओके, फिर क्या बोला है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8000 एंड बी विड्रॉ 10,000। हाँ, तो मैंने पहले बताया था जो ड्रॉविंग से वो किधर आएगा? कैपिटल में। अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो, और अगर फिक्स रहेगा तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो इन केस इसमें तो सब इसी में कर रहे, तो एक इस तरीके का कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम इसी में कर रहे हैं। ओके, तो विड्रॉ किया तो ड्रॉविंग किया। ठीक है, लाइबिलिटी घट गई तो डेबिट होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन से तारीख पे? उधर तारीख कुछ दिया नहीं है, उधर ड्यूरिंग द ईयर बोला है, और इंटरेस्ट भी नहीं। तो हम इधर एज्यूम करके चल रहे कि 31, क्योंकि हमें डेट डालना है, 31 को लिया है करके एज्यूम करके चल रहे बस। ओके, क्योंकि अगर उसने कभी पहले लिया रहता तो इंटरेस्ट रेट तो देता है एटलीस्ट। तो हम एज्यूम करके चल रहे कि भाई लास्ट डे पे लिए, बट उधर उसने क्लियर कट लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर, बट फिर भी एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो डेट नहीं डाल सकते हम। सो 31 दिसंबर 2016 ड्रॉविंग किया है तो एंट्री क्या आएगी बताओ? उसने बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ 8000 और वो तो कुछ सामान ईमान का तो बताया नहीं, विड्रॉ किया तो पैसे विड्रॉ किए होंगे। ठीक है, सो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 8000। ए ने 8000 किया क्या? हाँ, ए ने 8000 किया, वेयर बी ने 31st of December टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? बी ने किया 10,000। ठीक है, तो बस और क्या बचा? और तो कुछ बचा नहीं, तो टोटल कर दो। क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना आ रहा है? 30 प्लस ये 41,800। ठीक है, 41,800। ठीक है ना, इसका तो कोई लेता नहीं है,
पूरा तो इधर से होता है। $41,800। फिर 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस क्लोज डाउन, टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस क्लोज कर रहे हैं। 41,000 को इससे लेस करोगे तो कितना बचेगा, 33,800। दिस विल बी योर बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर को आपका जो बैलेंस बचा है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सेम इसको भी क्लोज करो। 20 + 6 12,000 32,200। ठीक है, 32,200 टू बैलेंस, इसको भी क्लोज करो, टू बैलेंस क्लोज डाउन। कितना, 22,200। ठीक है, बराबर है क्या और कुछ मिस है? देखो ये गलत है, सैलरी 6,000। अगर जिन्होंने पहले से ट्रेस कर लिया कि सर ने गलत लिखा है उनके लिए मेरा शाबाश। ठीक है, तो 6,000, 7,200, 33,200, 33,200 और इधर आएगा 23,200। ओके, देखिए बस यही है आपका कैपिटल अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस यही नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग में बस इनमें ये सारे डील करने हैं आपको। ठीक है, देखो क्या, तो हमने अभी देख लिया कि भाई एंट्रीज कैसे, अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है और फिर उसके बाद कैपिटल में उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप थोड़ा पॉज कर लो ना और फिर से जाके पीछे देखना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या चीजें करना है। नो राइट टू सैलरी, नो राइट टू कमीशन, नो राइट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसमें सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और पार्टनर और प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है ना, उस बेस पे अभी एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलो पढ़ो। राम, रहीम एंड करीम, राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. Interest on, they have no agreement, no deed, no agreement. Interest in respect of profit sharing ratio पे, interest on capital पे या interest on loan advanced by the partners and remuneration payable. तो ये सारी चीजों पे कोई भी डीड नहीं बनी है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनी है. So in the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. अभी डीड तो नहीं है तो एक एक पार्टनर ने कुछ क्लेम रखे, देखते क्लेम क्या है. राम, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at the rate 10% per annum. तो राम जो है उन्होंने ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लेके आए हैं, तो वो बोल रहे कि भाई मैंने ज्यादा कैपिटल लेके आया तो मुझे तो 10% चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और प्रॉफिट का शेयरिंग किस बेस पे मिलना चाहिए, कैपिटल के रेशियो. ठीक है,
कैपिटल के रेशियो में, यानी जिसका समझो अभी पिछले केस में जो हमने देखा था 30,000 और 20,000, तो वहां पे तो दिया था कि 5:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल के रेशियो में जितना जिसने कैपिटल है उसके बेस पे रेशियो बनाओ। ओके। Rahim has devoted his full time for running the business and demands salary at the rate of 500 per month. अब रहीम बोल रहा है कि भाई मैं तो अपना पूरा समय इस फॉर्म को ही देता हूँ, तो भाई मुझे तो सैलरी चाहिए। कितना चाहिए? 500 पर मंथ। बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो पहले वाले में करीम एंड रहीम नॉट एग्री, दूसरे में राम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो सही है, एग्री नहीं करेंगे तभी तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। अगर एग्री करेंगे तो बांट लेंगे ना कि ले भाई लेके जाओ। समझ में आ रहा है? थर्ड, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो करीम ने क्या किया था? लोन दिया था। किसको दिया था? फर्म को दिया था। अब करीम बोल रहे कि भाई मुझे 12% के रेट पर यानी 12% इंटरेस्ट चाहिए। सो रहीम ने जो पैसा फर्म को दिया उस पर रहीम बोल रहे कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। ठीक है। अभी हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो जहां पे आप सारे खर्चे जो भी पार्टनर्स को लेन देन करना है सब बट के अभी अभी सिर्फ पार्टनर्स के लिए जो पैसा बचेगा शेयर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट शेयरिंग का, उससे पहले। ठीक है, ठीक है ना? उससे पहले जो भी है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। सो अल्टीमेटली डिविजिबल प्रॉफिट वो बोल रहा है कि भाई सैलरी निकाल दो, फिर उसके बाद तो सारे पार्टनर्स को देना ही है, तो वो हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको ट्रांसफर कर देना रिजर्व्स में। अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ दोज अबव क्लेम अमाउंटेड टू 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिक। अभी नेट प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 45,000। ओके, तो इसके दो पार्ट हो गए। एक तो आपको उनके क्लेम का कैसे सेटल करोगे वो एक हो गया, और दूसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। ओके, सो सिंस स्टार्टिंग से सिंस नीचे, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप का डीड है क्या? नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप का डीड ही नहीं रहेगा तो हम क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। अगर डीड बनता तो उसके बेस के हिसाब से करते, लेकिन इधर डीड नहीं बना, विल बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। तो वो लोग ने बोला है ना हाउ टू सेटल द डिस्प्यूट। भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो फॉलोइंग कंडीशन है, जो मैंने वो कंडीशंस लिखाए थे उसके बेस पे आप डीड से सेटल करोगे। तो पहला क्लेम क्या है? राम बोला कि भाई मैंने ज्यादा कैपिटल लेके मुझे इंटरेस्ट एट द रेट 10% चाहिए। मुझे बताओ डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या? मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो फर्स्ट केस, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल। पेड, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड। ठीक है।
या नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल, पेड और पेएबल ऑन पार्टनर्स, लोन लिख दिया मैंने, इधर पहले कैपिटल की बात चल रही, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर्स। ठीक है, तो डीड क्या बोलता है भाई, अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सेम इधर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर, देयरफॉर राम will not get any interest on capital। सो राम भले ही मांग रहा है लेकिन फिर भी उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है और वो लोग एग्री नहीं कर रहे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो कंडीशन लिखा है तो वो अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम, तो रहीम बोल रहा है सैलरी। मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नो रेमुनरेशन मतलब सैलरी इज पेएबल टू पार्टनर, therefore मिस्टर कौन है, रहीम है, मिस्टर रहीम is not entitled to remuneration। यहाँ तक क्लियर? सो नो रेमुनरेशन इज पेएबल टू पार्टनर, देयरफॉर मिस्टर रहीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन। ओके, थर्ड बोले करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय हिम टू दी, मतलब जो रहीम है, जो करीम ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, वो उस पर अभी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एट द रेट ऑफ 12%। तो मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता देन इट्स ओके, बट देयर इज नो डीड, और अगर देयर इज नो डीड देन इंटरेस्ट विल बी गिवन एट 6% ओनली। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स loan advanced to firm will be 6% per annum, therefore Mr. Karim will get interest on loan advanced by him to firm at the rate 6%, yeah, at 6% instead of 12%, at 6% per annum instead of 12% per annum, therefore इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू कितना दिया था 2000। अब ये कौन से पीरियड से वो भी बोला नहीं है, कोई डेट बोला है क्या? तो जब भी डेट नहीं बोला है हम आधा पकड़ के चलते हैं ऑन एन एवरेज। सो कि भाई साल में कभी क्या लिया है मुझे पता नहीं है, तो इधर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई ऑन एन एवरेज हाफ ईयरली की बेस पर। ठीक है, सो कितना अमाउंट है 2000 इंटू 6%, 2000 इंटू
6%, हाफ ईयरली लेंगे, हाफ ईयरली तो नहीं हो सकता, हाफ ईयरली बोला नहीं ना लोगों ने, अच्छा वो ड्रॉइंग, सॉरी, अगर इधर तो कुछ बोला नहीं है तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि भाई पूरे साल ही लोन दिए दे रखा है, वो ड्रॉइंग वाला क्राइटेरिया मैंने इसमें डाल दिया, लोन का कुछ बोल नहीं रखा तो हम एज्यूम करके लिखना पड़ेगा, एज्यूम करेंगे कि भाई पूरे साल के लिए लिया है तो 2000 पे 6% कितना आएगा, ₹120। ओके, सो सारे क्राइटेरिया हो गए, ठीक है, और एक बचा है, 3 तो हो गए, और वो लोग ने प्रॉफिट का कुछ बोला है, प्रॉफिट का कुछ भी नहीं बोला है, बट हम लिख देते हैं प्रॉफिट शैल बी, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ओके, तो ये है, इस बेसिस पे आप डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हो, क्योंकि डीड या क्लेम, डीड नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डीड नहीं रहेगा तो जो जो कंडीशन आते हैं उसके बेस पे हम सेटल करने की कोशिश करेंगे। डीड नहीं है तो भाई सैलरी नहीं मिलेगी भले तुम मांग रहे हो, डीड नहीं है तो भाई तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगी भले तुम मांग रहे हो, डीड नहीं है तो भाई सैलरी नहीं मिलेगी भले तुम मांग रहे हो, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6% के बेस पे मिलेगा भले तुम कुछ भी कोई भी रेट पे मांगो, ठीक है, और प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली बिकॉज देयर इज नो डीड प्रेजेंट एंड देयर इज अ डिस्प्यूट। अंडरस्टूड? ये कॉपी कर लो, इसके बाद मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने वाला हूं। और या इधर ये कुछ बोला नहीं है तो हम बस एज्यूम करके चल रहे हैं, वो अप्रोप्रिएशन ये एक पार्ट है, इसके नीचे ही फिर अप्रोप्रिएशन बनाना है, उसके बाद हम नोट देंगे कि इट इज एज्यूम की इंटरेस्ट मतलब लोन स्टार्टिंग से ही पकड़ा है। ओके, देखो या तो अभी हम अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है, मैंने बोर्ड मिटा दिया है, तो अभी हम अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का कंटिन्यूएशन है ये, पहले वो लिखोगे आप, उसके बाद अभी अप्रोप्रिएशन बनाओगे। तो इधर कहीं बोला भी नहीं है कि साल का कौन सा किस तरीके का साल है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द year ended, ठीक है, ओके, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके ना। अभी सबसे पहले तो प्रॉफिट बताया था कितना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बोला था कितना, 45,000 का, कितना बोला था, 45,000 का। अब उसमें से क्या हुआ फिर, इंटरेस्ट तो नहीं दिया, रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया, बस दिया तो क्या दिया, क्योंकि वो लोग ने क्लेम किया लेकिन आपने कुछ नहीं दिया, आपने बस ये दिया है क्या, आउटसाइडर प्रॉफिट, आउटसाइडर का ये दे दिया, लोन जो है लोन को सेटल किया टू करीम्स, क्या आएगा, लोन अकाउंट, नहीं, करीम ने जब लोन लिया रहेगा तो करीम का अलग सॉरी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन अकाउंट कितना, 2000 इंटू 6%,
कितना आता है 120। और कुछ भी आप बांट रहे हो क्या, सैलरी दिया क्या, नहीं। इंटरेस्ट दे रहे हो क्या, नहीं। ओके। और वो लोग ने बोला है कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आप किस में ट्रांसफर कर दो, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर कर दो टू रिजर्व्स अकाउंट, कितना 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 45,000 माइनस 120 इंटू 10%। ओके। इसका कितना आता है, कितना आएगा, 120 लेस कर दोगे तो 44,880। 45,000 माइनस 120 इंटू 10%, 4488। ठीक है। अब बचा क्या है, बचा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप क्या इक्वली उसको डिवाइड कर दोगे प्रॉफिट एंड शेयर को, तो क्लोज कर दो। $45,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर आएगा राम, रहीम एंड करीम। ठीक है ना। अभी क्या बोला है, इक्वली शेयर करने के लिए बोला है। तो कितना बचता, कितना है, 45,000 में से 4488 निकाल दिया और 120 निकाल दिया। 4488 120 प्लस 4488। I guess I did some mistake. 45,000 minus 120 into 10%. 45,000 minus 120 into 10%. Correct. तो 120 plus 4488 minus 45,000 will give you 40392। कितना, 40392। ठीक है ना, 40392। अब इसको मैं इक्वली डिवाइड करूंगा, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दिया। ओके। तो कितना आता है, 13464 13464 13464। ओके। वैसे ही अब आपको शायद से थोड़ा डाउट आ रहा होगा रिजर्व्स में किस बेसिस पे हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये हम आगे लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो टेंशन मतलब ज्यादा। ओके। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, किस पे कैसे करेंगे, वो आई विल क्लियर इट। ओके। सो P&L अप्रोप्रिएशन, सिर्फ इसमें आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, करीम्स लोन अकाउंट वो चला गया, रिजर्व्स में डालने बोला वो डाल दिया है, बचा कर इक्वली शेयर कर दिया है। ओके। तो ये आपका सब देख लो।